आपके लिए 30 मिनट काफी होंगे आपकी गुफ्तगू के लिए इनिशियली, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में बाकी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि 30 मिनट्स में मैं कर लूँ। हम्म। वैसे तो मैं नॉन कमिटल यस के बारे में बात करूं तो आधा घंटा बहुत है, लेकिन क्योंकि मुझे ठीक है। वो बाउंड्रीज के बारे में भी बात करना था, उसमें शायद थोड़ा सा और टाइम लग जाए, बट आई डू हैव टू एंड एट 1। तो ठीक उसके है। हिसाब से मतलब नहीं, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे इट्स ओके, मतलब 30 to 40 इट्स फाइन फॉर यू। हाँ, 30 to 40 तक डेफिनेटली हो जाएगी बात। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अगर मुझे आपको याद कराना पड़े तो कैसे कराना है? स्पीकर आमतौर पे भूल जाते हैं, मतलब बड़ा मजा आ रहा होता है ना बात करने आप बस बीच में बेशक मुझे बात मेरी का। काटते हैं, मुझे याद करा दें, मे बी 5 मिनट्स वार्निंग दे दें या 10 मिनट्स। अच्छा तो ठीक है, जरा आप बिल्कुल अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, बहुत से लोग नए होंगे और जो सवाल करेगा वो भी अपना थोड़ा सा तारुफ उस वक्त करवा देगा, तो उसके बाद फिर आप शुरू कर लें। इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं कनाडा में रहती हूँ एंड आई एम अ रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट। और मैं इंडिविजुअल्स और कपल्स के साथ आई वर्क विद इंडिविजुअल्स एंड कपल्स। मेरी अपनी प्रैक्टिस है, आई ओन माई प्रैक्टिस, आई रन माई प्रैक्टिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग रियली वेल। और मेरी ख़ास स्पेशलिटी है जिस जिस को मैं अपने आप को मार्केट करती हूँ, जस्ट पोस्टपार्टम कपल्स थेरेपी। यानी कि कपल्स जिनके छोटे बच्चे हैं, एक बेबी है या दो तीन छोटे बच्चे हैं, तो मैं ख़ास उसमें स्पेशलाइज करती हूँ, बट आई वर्क विद इंडिविजुअल्स एंड कपल्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज। और मैंने एक किताब भी लिखी हुई है, आई डोंट थिंक लास्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड। पीछे आपको रखी हुई नज़र आएंगी बहुत सारी जो एक जैसी लगती हैं। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, stronger together, and it's just teaching couples how to navigate issues जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, and how to manage the relationship and the issues that arise in the relationship। तो और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती हूँ, फ्लुएंट हूँ उर्दू में, लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई इन द स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ इंग्लिश में हुई है, तो मुझे बहुत सारे अल्फाज नहीं आते और मैं नहीं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर पाती हूँ उर्दू में। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी उर्दू में बात करने की, बट काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आई विल स्टम्बल ऑन अ वर्ड एंड जस्ट टॉक इन इंग्लिश, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके, सो द आज का टॉपिक जो सर ने डिसाइड किया था वाज चूजिंग बिटवीन अ नॉन कमिटल यस वर्सेस अ पोलाइट नो। तो अच्छा, तो हम नो कहने से क्यों घबराते हैं? यूजुअली इसकी दो वजहें होती हैं। एक वजह ये होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि नो बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, या हमें फोर्स करेगा कोई चीज़ करने में, या हमारी विशेस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ अक्सर बचपन में शुरू हो जाती है, जब माँ बाप बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, बच्चा कुछ कहना चाहता है, स्पेशली हमारे कल्चर में। और ये वेस्ट में भी था, अब काफ़ी चेंज हो रहा है द वे पेरेंटिंग हुई है बच्चों की। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट इज़ वन वे हायरार्की, कि बच्चे को माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, माँ बाप बेशक बच्चे की रिस्पेक्ट करे, दैट डजेंट मैटर। That we are learning now, at least in the West, is it's creating so many mental health issues, जब बच्चों को वो इज्जत नहीं मिलती है जो it is due to them as well as a human child। तो स्पीकिंग ऑफ नोज, कभी अगर बच्चा बोले कि उसको कुछ नहीं करना, लेकिन माँ बाप उसको फोर्स करें इवन तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करा। या अगर आप सोचें फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को लाइक टिकल करते हैं, गुदगुदी करते हैं, बच्चा चीख रहा होता है नहीं करो, नहीं पसंद आ रहा, लेकिन माँ बाप या बड़े नहीं बात सुनते हैं, वो करते रहते हैं। सो देयर इज मैनी वेज कि एक बच्चा नो कह रहा होगा अपने अल्फाजों में, जो भी एज होती है, और वो बच्चा सीखता जा रहा है मेरे नो कहने का कोई फायदा नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, माई फीलिंग्स, माई नीड्स, माई कंफर्ट, इट डज नॉट मैटर। तो वो बच्चा ये सीखने लगता है अपनी जिंदगी में। तो शायद इस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि मैं कैसे जाके अपनी अडल्ट रिलेशनशिप्स में किसी को बोलूं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस, या मेरे पास टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है।
और मैंने ये सीखा है कि मेरे नो बोलने का anyway फ़ायदा नहीं है, because my feelings, my needs, my comfort matters less. जो दूसरे को चाहिए, जो दूसरे को पसंद है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है। तो एक वजह ये होती है कि हम नो नहीं बोल पाते हैं। दूसरी वजह होती है कि हमें नो बोलने से दूसरे बंदे के रिस्पॉन्स या रिएक्शन से डर लगता है कि अगर मैंने नो बोला तो दूसरे बंदे को कैसा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, या वो गुस्सा होगा, या वो नाराज होगा, बात करना छोड़ देगा, समथिंग लाइक दैट। ये भी हम बचपन में सीखना शुरू कर देते हैं कि जब कभी नो बोला तो हुआ क्या, क्या अम्मी अबू ने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी, या फिर थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। सो एक ये भी फिर डर पैदा हो जाता है कि दूसरे का रिएक्शन क्या होगा, और बिकॉज आपने सीख लिया अपनी ज़िंदगी में कि दूसरे का रिएक्शन शायद अच्छा नहीं होगा अगर मैं नो बोलूँगी या बोलूँगा, तो फिर एक डर लगने लगता है कि नो नहीं बोलना क्योंकि दूसरे का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। और एंड द डिस्कम्फर्ट दैट क्रिएट्स इनसाइड ऑफ यू, आपका डिस्कम्फर्ट दूसरे के रिएक्शन का, sometimes you're so uncomfortable with the other person's reaction कि आप अपने ही डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं बोल और यस बोल देते हैं, बिकॉज आपको अपना डिस्कम्फर्ट नहीं फेस करना टू सी द अदर पर्सन बिकमिंग अपसेट या एंग्री। तो ये एक और वजह भी होती है कि यू आर जस्ट नॉट एबल टू टॉलरेट समवन एल्सेस अपसेट, तो आप अवॉइड करते हो इस बात को कि बेशक मैं यस बोल दूं, बेशक वो झूठ है, लेकिन कम अज कम आई वोंट हैव टू गो थ्रू द डिस्कम्फर्ट ऑफ फेसिंग देयर रिएक्शन और रिस्पॉन्स इफ आई वाज टू से नो। ये एक और वजह होती है। और हाँ, तीसरी वजह ये होती है यस बोलने की, इवन दो यू डिडंट रियली मीन इट, इट्स द पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग मतलब आप, और ये बहुत एक कॉमन ट्रेट है स्पेशली इन millennials की generation, which is my generation and maybe some people who are in the audience, millennial generation, because we were raised with a lot of fear-based parenting, और हमने बहुत बचपन से सीख लिया था कि अपने माँ बाप को खुश करना है, प्लीज करना है, बस किसी तरह से उनको खुश करना है, प्लीज करना है, बिकॉज अगर नहीं किया तो या गुस्सा आएगा या डांट आएगी या समथिंग लाइक दैट विल हैपन, तो बस उनको, और या और उनके इमोशंस समहाउ फेल्ट लाइक जैसे हमारा बर्डन है, तो हमें उनको बस खुश रखना है, बिकॉज उनकी नाराजगी या गुस्सा या जो भी वाज इज टू मच। और या खामोशी, कुछ माँ बाप चुप हो जाते हैं, तो फिर एक पीपल प्लीजिंग एक ट्रेट पैदा हो जाती है कि मैं किस तरह से अम्मी को खुश रखूं, किस तरह से मैं अब्बू को खुश रखूं, किस तरह से अपने बड़े भाई बहन को खुश रखूं, कि बेशक मुझे ये करने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन मैं ये करता हूँ बिकॉज इनको खुश रखेगा, वो नाराज नहीं होंगे मुझसे। तो ये अगेन बचपन में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, और फिर ये आप स्कूल में करने लगते हो अपने पेयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, द पीपल प्लीजिंग के मैं बस हाँ हाँ बोलती हूँ उनको खुश रखने के लिए, बिकॉज अगर मैं उनको खुश रखूंगी तो वो मुझसे खुश रहेंगे, मुझे पसंद करेंगे, देन इट बिकम्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इनसिक्योरिटी दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ, आपकी अपनी सेल्फ वर्थ। तो आप यू cope with that insecurity and self-worth by people pleasing, because then people will like you, they will show you love, they will accept you। तो फिर आप ये करते रहते हो कि आप हाँ बोलते रहते हो चीज़ों को, even though आप शायद नहीं करना चाहते वो चीज़। फिर बात आ जाती है कि ओके अगर यस बोलते हैं तो उसमें बुरा क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ सेइंग अ नॉन कमिटल यस। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पहली बात है आपकी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है फिर नहीं रहता ना, बिकॉज आप हाँ बोलते हो लेकिन यू डोंट शो अप टू द टेबल टू व्हाटएवर यू सेड यस टू, तो then it affects your the trust and reliability and dependability in the relationship, और ये ज़्यादा मायने रखता है करीबी रिश्तों में, लाइक मियाँ बीवी, बहन भाई, दो बहुत अच्छे दोस्त, बिकॉज ये रिलेशनशिप्स थ्राइव करती हैं ट्रस्ट, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी पे, कि जब मैं अपने मियाँ से कुछ हेल्प मांगूँ या रिक्वेस्ट करूँ और वो मुझे यस बोलें, बट
then he doesn't do it or he doesn't show up, it breaches the trust and the dependability that I have on him. और अगर ये बार बार होता रहे, then it starts to corrode, like जो एक दो लोगों के बीच में जो एक अच्छी कनेक्शन होती है वो ख़त्म होने लगती है। एक और नुकसान एक और नुकसान ये होता है कि आप यस बोलते हैं, फिर आप वो चीज़ करते नहीं हैं, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी अफेक्ट होती है बंदे की। then you're not, goes back to the original point, like you're not a reliable person, so it affects your credibility. और फिर इस तरह से रिलेशनशिप में फिर डिस्टेंस आ जाता है, दूरी पैदा हो जाती है। It also impacts your self-image because आप फिर it affects you mentally too, right? Because आपको पता है कि आपका एक ये पैटर्न है कि आप प्रेशर में आके हाँ कर देते हो और फिर आप स्ट्रेस उठा रहे होते हो क्योंकि वो चीज़ करनी नहीं है, अब वो वक्त आ रहा है और अब आप फिर नहीं करते हो। फिर एक खुद की भी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम पे असर होता है ना कि think about it that way too, like it doesn't land very well on your own mental health to say yes to something and then not follow through. तो फिर और दूसरा ये है कि अगर आप yes बोलते हो and you actually commit to it, but you committed to it even though आपको पता था ये आपके लिए चीज़ मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है या दिल नहीं चाह रहा या आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, फिर भी आप ये चीज़ कर रहे हो बिकॉज अब आपने हाँ बोल दिया है, इधर बिकॉज आप डर रहे थे दूसरे बंदे के रिएक्शन थे या आप उनको खुश करना चाह रहे थे या बिकॉज आप सोचते हो कि आपकी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती हैं, दूसरे बंदे की करती हैं, जिस वजह से भी आपने हाँ कर दिया। अब आप वो चीज़ कर रहे हो लेकिन आपका दिल उसमें नहीं है, आपका दिमाग उसमें नहीं है, उसमें फिर उसमें भी then that also strongly starts to impact your mental health, right? Because फिर आप बार बार अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल रहे हो जिसमें you're not feeling good. So आप अपने आप के लिए एडवोकेट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ये सही नहीं लग रहा लेकिन फिर भी मैं ये कर रही हूँ। और अगर ये बार बार आप अपनी ज़िंदगी में ये पैटर्न दोहराते रहोगे तो ये आपकी लाइक साइकी पे असर करेगा। इसी तरह के लोग फिर डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने सीखा ही नहीं है कि अपने आप के लिए कैसे एडवोकेट करना है, कि किस तरह से रिस्पेक्टफुली नो बोल देना है अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है। और ये चीज़ अगेन आप बचपन में सीखते हो, ये माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाना और उनको ये इज्जत देना। um लेकिन unfortunately it's not the case, and so that's not what kids have learned. फिर what can you do instead? कि yes भी नहीं बोलना लेकिन नो बोलने से घबरा रहे हो, रिलेशनशिप पे असर हो जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं सो इसमें I mean, first of all, the reason why you're hesitant to say no or the reason why you're saying yes वो बहुत ज़रूरी है आपको खुद ये समझना कि मैं क्यों ये बात बार बार करती हूँ। इज इट बिकॉज मैं दूसरे बंदे को खुश करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे पसंद करे, मुझसे दोस्ती रखे, मुझसे रिश्ता कायम रखें, क्या ये वजह है? या वजह है क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है अगर कोई नाराज़ हो जाए, मैं अपने डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करके ये करती हूँ, इस वजह से आप ये करते हो? या आप इसलिए ये करते हो क्योंकि आपने ये सीख लिया कि माई फीलिंग्स, माई नीड्स वो मायने नहीं रखती हैं, दूसरे की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे करना है जो वो चाहते हैं। आपने ये खुद पहले अपने अंदर झांक के देखना है कि मैं क्यों ये हाँ बोलती हूँ या क्यों मैं ना नहीं बोलती। ये पहले अपने आप को ये बात आपने समझनी है बिकॉज जब आप ये बात समझोगे फिर आपको समझ में आएगा क्योंकि करना क्या है एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, दैट्स लाइक थेरेपी, सो देन यू हैव टू वर्क विद अ थेरेपिस्ट टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। बट इन एन आइडियल सर्कमस्टांस फिर आप क्या कर सकते हो, दैट्स लर्निंग टू सेट हेल्थी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज गेट अ वेरी बैड रैप। बहुत से लोग गलत समझते हैं बाउंड्रीज को, स्पेशली हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में
बहुत ही एक जैसे एक बुरी चीज होती है कि ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में, जैसे कोई एक दीवार खड़ी हो जाती है। ये बाउंड्रीज का मकसद नहीं होता। बाउंड्रीज का मकसद होता है दो लोगों की रिलेशनशिप को ज्यादा मजबूत करना। बाउंड्रीज इज बेसिकली दो लोग जो अब एक दूसरे की कंफर्ट्स, डिस्कंफर्ट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स से दे आर अवेयर ऑफ इट। उनको पता है कि इस बंदे को ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, और ये हद है, इससे आगे हमें नहीं जाना है, बिकॉज इससे आगे जाते हैं तो दूसरे बंदे को अच्छा नहीं लगता या मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थी बाउंड्रीज इज अ गुड वे। और वो क्या करती है, फिर वो दो लोगों को एक्चुअली ज़्यादा करीब करती है, बिकॉज एक कंफर्ट पैदा हो जाता है कि मुझे पता है कि मैं इस लिमिट से आगे नहीं जाऊंगी, या मुझे पता है वो उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ेगा, एंड वी आर रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर्स लिमिट्स। दैट्स बेसिकली व्हाट अ बाउंड्री is knowing the limits in the relationship and respecting them. That's what a boundary is. तो इसका मकसद है दो लोगों में कंफर्ट पैदा करना और करीबी पैदा करना। इस वजह से क्यों ये गलत समझी जाती हैं, बिकॉज लोग बाउंड्री सही तरह से करते नहीं हैं। लोग बाउंड्रीज बहुत इन माय ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली, बहुत रिजिडली करते हैं, एंड ये फिर हमें कुछ फ़र्क नज़र आते हैं वेस्ट और ईस्ट में। और मैंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर, मोटा चैप्टर लिखा हुआ है बाउंड्रीज के ऊपर, एंड आई स्पोकन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कीपिंग द ईस्टर्न कल्चर इन माइंड, कि हमारे जैसे रिश्ते होते हैं, एक तरीके से चलते हैं, रिस्पेक्ट का बहुत होता है, और हम उन तरह उस कल्चर में से नहीं है कि बस नो बोल दिया। तो एक तरीका होता है बाउंड्री सेट करने का जो रिस्पेक्ट भी रखती है, पोलाइट भी होती है, लेकिन फर्म भी होती है, और वो इज्जत मांगती है कि जस्ट हैव द रिस्पेक्ट। सो एक तरीका होता है बाउंड्री सेट करने का, और um, and how you communicate it is where the make or the break happens in the boundary. तो चार किस्म की होती हैं। एक तो होती है कि बाउंड्रीज हैं ही नहीं, आपकी आपकी और एक और रिलेशनशिप में बाउंड्रीज हैं ही नहीं, मतलब जो जो करे चलता है, इवन दो इट्स हर्टिंग यू एंड हार्मिंग यू इन सम वे, दैट्स जस्ट हैविंग नो बाउंड्रीज। एक होती है ऑपोजिट ऑफ दैट, लाइक एक दीवार खड़ी हुई है कि बस ये मेरी बाउंड्री है एंड दिस इज इट, और मेरे अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मुझसे कोई ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता। फिर वो भी एक रिलेशनशिप में एक दूरी पैदा कर देता है। um, एक होती है वीक बाउंड्री, कभी है कभी नहीं है, कभी आपने बोला कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कभी आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, देन यूर वीक, देन अ वीक बाउंड्री। फिर दूसरे बंदे को ये क्लियर मैसेजिंग नहीं मिलेगी कि भाई ये उसकी लिमिट है, मुझे ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो बंदा बोलेगा ओके कभी ये ठीक होती है इससे, कभी ये नहीं होती, तो आई विल कीप डूइंग व्हाट आई डू। और फिर एक चौथी बाउंड्री विच इज द वन दैट आई रेकमेंड इज हैविंग अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल का मतलब कि एक क्लियर और कंसिस्टेंट बेसिस पे फर्मली डायरेक्टली एक वो बाउंड्री है। मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ जिससे इट्स हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि रात के 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आप कोई वर्क रिलेटेड फ़ोन कॉल्स नहीं लेंगे, कि अगर आपको कोई बॉस करे कॉल करे, कॉलीग कॉल करे, कोई पीयर कॉल करे, और वो आपसे कोई काम करवाना चाहे 8 बजे के बाद। आपने डिसाइड कर लिया है कि 8 बजे के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, आप थकने लगते हो, यू डोंट वेक अप फीलिंग फ्रेश, आपको फिर वो अपना टाइम चाहिए होता है थोड़ा रिलैक्स करने का, फिर आपका वो टाइम चला जाता है क्योंकि आपको कोई कॉल कर रहा है, आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है बिकॉज आपको पता है कि ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, अब किसी का फ़ोन आ रहा है। आप डिसाइड करते हो व्हाट, मैं एक रूल बना लेती हूँ कि 8 बजे के बाद मैं ऐसी कोई फ़ोन कॉल लूंगी नहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ रिजिड फ्लेक्सिबल वीक में क्या होता है। नन का मतलब कि आपको पता ही आपके लिए बुरा बुरा है कि 8 बजे के बाद आपको लोग कॉल करते हैं, आपसे काम मांगते हैं, और आप फ़ोन उठाते जाते हो और आप करते जाते हो। बाउंड्री नहीं है, आप थक रहे हो, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, लेकिन आप करते जा रहे हो। वीक बाउंड्री ये हुई कि कभी किसी ने कॉल किया 8 बजे के बाद, तो आपने बोला नो नो नो, 8 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगी।
कभी आपने बोला अच्छा चलो ठीक है, क्या क्या मदद चाहिए मैं कर देती हूँ, तो कभी ये बाउंड्री है कभी नहीं है, दूसरा बंदा कंफ्यूज है कि भाई इसकी बाउंड्री कभी होती है नहीं होती है, तो आई जस्ट कीप कॉलिंग आफ्टर 8 PM बिकॉज चांस है कि वो मेरे लिए काम कर देगी। रिजिड बाउंड्री है, बस 8 बजे के बाद मैं फोन उठाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की इमरजेंसी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैं फोन नहीं उठाऊंगी 8 बजे के बाद। ये रिजिड, ये बिल्कुल एक दीवार खड़ी कर दी। फ्लेक्सिबल क्या होती है, यू आर क्लियर इन द फैक्ट कि 8 बजे के बाद अगर मुझे कोई काम करवाने की कोशिश करेगा मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी, मैं उस चीज़ को नहीं करूंगी। लेकिन आपकी एक एक परसेंटेज, छोटी सी परसेंटेज की एक गुंजाइश होती है कि उस गुंजाइश में अगर कोई इमरजेंसी है, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, कोई किसी बहुत मुश्किल में फंस गया है, उसमें आप बोलते हो कि ओके यू नो दिस इज वेयर आई मेक एन एक्सेप्शन, कि इस बंदे को काफ़ी एक ज़रूरत है मेरी, आई विल स्टेप अप टू द प्लेट। लेकिन 98% ऑफ द टाइम द आंसर इज लाइक नो, because if you're asking me for help to do things, I will not, because it's not good for my health. But there's that exception to the rule which creates the flexibility. So that's what I mean by rigid, flexible, weak, and having no boundaries. And the 4 C's that I recommend मेरी किताब में कि उनको आगे रख के अपनी बाउंड्री क्रिएट करें, which is to be clear, साफ अल्फाजों में बात बोले, लंबी लंबी चीज़ें नहीं बोलें। You don't have to give long explanations to anyone कि oh I feel, you know, I feel tired after 8 PM, मुझसे करा नहीं जाता, मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सुबह थकी भी उठती हूँ, and then ये होता है वो होता है। इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा एक सेंटेंस में बोलें, after 8 p.m., I won't take any calls that are work related because I need to rest. Bus. One sentence. Consistency. That means यही sentence अब हर दफा, like like a broken record, आप यही sentence बार बार बोलें। एक ही चीज, simple. No, I'm sorry, it's after 8 p.m. It's my time to rest. Same thing. No long explanations, no paragraphs, एक line, बस। कंपैशन, कंपैशन पे मैं बहुत वो रखती हूँ वजन, स्पेशली कीपिंग आवर ईस्टर्न कल्चर इन माइंड एंड रिलेशनशिप्स इन माइंड, कि कंपैशन में होता है कि आप दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखते हो, नॉट टू द पॉइंट कि फिर आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हो कि आप हर दफ़ा अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना दो बिकॉज दूसरे की फीलिंग्स देखनी है। नो, आप अपने आप के लिए एडवोकेट करो, बट ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ठीक है दूसरा बंदा माइट फील अ लिटिल अपसेट, एंड आप थोड़ा सा जेंटली बात कर दो। अगर आपको कोई कोवर्कर घबरा के अक्सर कॉल करता है, लेट्स से 8 बजे के बाद, आस्किंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, you can say, I understand you're feeling stressed out. I understand तुम्हें बहुत तुम चाहते हो कि मैं भी, I come to the computer and I help you out. So I understand that. And, at the same time, this is not the time. मैं इस वक्त काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सुबह, first thing in the morning, I'm going to help you with this. तो इस तरह से आपने अपनी बाउंड्री रखी, यू एडवोकेटेड फॉर योरसेल्फ, बट यू वर आल्सो काइंड, यू वर कंपैशनेट कि ठीक है ये बंदा काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रेस में भी बैठा हुआ है, but then you stuck with what was important to you, but you also kept in mind कि चलो, there's a nice way to handle things. You don't have to be so curt and harsh कि no, it's after 8 p.m. I'm not going to help you. You can be nice about it कि ठीक है, I understand तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, but have some patience. Subah first thing I'll help you. And चौथा C is consequence. Consequence के बगैर बाउंड्री रहती नहीं है। Consequence का मतलब ये नहीं कि पनिश करें आप लोगों को। Consequence का मतलब होता है आप consequence का मतलब कि आप ये एक डिसाइड कर लें कि अगर ये हुआ कि कोई मेरी लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फिर मैं क्या करूंगी। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। दैट कुड बी, यू माइट डिसाइड कि लेट्स से वो जो आपका कोवर्कर है या दोस्त है बार बार आपको बोल रहा है नहीं प्लीज़ यार प्लीज़ अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आई नीड, वो बार बार लाइक ये आपने अपनी बाउंड्री बनाई है, वो बार बार लाइक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपने अपने आप से पहले डिसाइड करना है कि अगर मेरे साथ कोई बार बार मेरी बाउंड्री को पुश करेगा फ़ोन के ऊपर इस तरह से 8 बजे के बाद,
उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं रिस्पेक्टफुली आई एम जस्ट गोना हैंग अप द फोन, आई एम गोना से I'm tired now. I think I'm done with this call. Speak to you tomorrow. Click. And आप phone को बंद कर दो. This is what I mean by consequence. Something that you clearly decide कि अगर मेरी boundary को कोई cross कर रहा है तो मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा. So it doesn't mean punishment that you're punishing the other person. You just have a clear consequence. दूसरा बंदा क्या देखता है कि मैं हर दफा 8 बजे के बाद कॉल करता हूँ, ये एक ही चीज मुझे बोलती है और कंसिस्टेंटली एक ही चीज बोलती है, और जब मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ, मैं जबरदस्ती करने की कोशिश करता हूँ तो शी डजंट पुट अप विद इट, वो रिस्पेक्टफुली फोन कॉल को बंद कर देती है. तो फिर दूसरा बंदा सीखने लगता है कि ओके, यू नो व्हाट, maybe I should stop calling her after 8 p.m. She's quite serious about this. That's the message the other person. अब आपकी weak boundary थी, कभी है कभी नहीं है, ये बंदा आपको बार बार कॉल करेगा क्योंकि आप इसको सिखा रहे हैं कि मैं कभी कभार 8 बजे के बाद I'm gonna do things for you. तो आपने उनको क्या सिखाना है कि नो, आई विल नॉट, बिकॉज आई एम टू टायर्ड, इट्स नॉट गुड फॉर मी, आई नीड टू रेस्ट, आई नीड टू अनवाइंड, एंड बी इन अ गुड हेड स्पेस ताकि मैं कल फ्रेश उठूँ. तो आपने ये सिखाना है दूसरे बंदे को अपने एक्शंस के जरिए, बाय रिस्पेक्टिंग योर ओन बाउंड्री. And I'm almost done actually, just need 10 minutes. So the one or two things that I would highlight about this is boundary is your responsibility for upholding. इसलिए भी बाउंड्रीज को बुरी रैप मिलती है बिकॉज लोग समझते हैं कि दूसरा आपकी बाउंड्री नहीं तोड़ सकता है. किसी की आवाज आ रही है. Okay, so right, so you cannot demand things out of people. You cannot say, you cannot call me after 8 p.m. That's not a boundary, that's a demand. ये बाउंड्री नहीं है, बिकॉज आप दूसरे को आप डिक्टेट करो कि तुम मुझे 8 बजे के बाद नहीं कॉल कर सकते. इसमें बाउंड्रीज गेट अ बैड रैप. People don't like it. It creates distances in relationships. But that's not what a boundary is. Boundary does not mean आप दूसरे के actions को dictate करें. Boundary is आपकी, मेरी boundary. So the difference is, you will not call me after 8 p.m. That's not a boundary. That's a demand that you're making. A boundary is, I will not answer the phone after 8 p.m. I will not answer the phone after 8 p.m. That's the boundary. And that's what you communicate to the other person. ये आप दूसरे बंदे को बोलोगे कि 8 बजे के बाद मैं फोन नहीं उठाऊंगी. Not तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो 8 बजे के बाद. तो just be very mindful कि boundary आपकी responsibility. It's an I thing. What will you or do or not do to respect your own boundaries and your own limits? दूसरा बंदा करे ना करे वो उसका मसला है. आपकी responsibility अपनी boundary को maintain करना, और maintain करना clarity, consistency, compassion और consequence के साथ, इन 4 C's के साथ. अच्छा, इसमें और इसमें ये भी है कि then you are not responsible for the other person's emotion. That's something you have to understand. अभी मैं शुरू में जो बात बोल रही थी कि आपको क्यों डर लगता है नो बोलने से या अपनी एडवोकेसी करने के से, या आप क्यों हाँ बोलते हो, आपको ये वजह समझनी है, क्योंकि आप नहीं समझे आप अपनी बाउंड्री नहीं कर पाओगे. बिकॉज वही जो आपको डर लगता है ना नो या यस बोलने में, वही चीज़ आएगी, या पीपल प्लीजिंग या डिस्कम्फर्ट जो भी है, वही चीज़ आएगी जब आप बाउंड्री सेट करने की कोशिश करोगे. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरे बंदे के रिएक्शन से डर लगेगा, या आप अनकंफर्टेबल फील करते हो जब दूसरा बंदा की कोई अपसेट होने लगे आपके साथ, या फिर आप उनको खुश करना चाह रहे हो, अब आपको डर लग रहा है कि ओ ये बंदा मुझसे दोस्ती तोड़ देगा या मुझसे खुश नहीं होगा, तो मैं पीपल प्लीज करने के लिए, तो आपकी बाउंड्रीज नहीं रहेंगी. बिकॉज वही चीज़ जो नॉन कमिटल यस नो उसमें आ रही थी, वही चीज़ बाउंड्री में भी आएगी. You have to do that in a work and get to a place कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बाउंड्री सेट कर सको. बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस रिएक्शन. कोई और अपसेट होए, ये उसका मसला है कि वो आपको ये इज्जत नहीं दे सकता. आपकी ये उसका मसला है कि ही और शी डज नॉट केयर इनफ
about your health and your needs, right? That, and then you might want to evaluate that relationship कि क्या मुझे ऐसी relationships अपनी जिंदगी में रखनी है जो मेरी इज्जत नहीं करती, जो मेरा ख्याल नहीं रखती, जो मुझे वैल्यू नहीं करती। ये relationships पे किस किस्म की relationships हैं? अब I know खूनी रिश्ते अलग होते हैं, that's a whole other topic I can talk about at a different time. बट आप वो रिश्ते रख सकते हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन फिर आप एक डिस्टेंस आ जाता है ना, बिकॉज वो बंदा आपको, आप बाउंड्री करते हो, वो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, देन इट सैडली विल क्रिएट अ डिस्टेंस, इधर दैट, और आप आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करते रहे क्योंकि आप हर चीज़ में उनके लिए चीज़ करते रहते हो या अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हो। सो यू हैव टू वर्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग कि दूसरे बंदे का रिएक्शन या इमोशन उसका मसला है, आपका काम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को एडवोकेट करना। सो इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्री एंड दे आर गेटिंग एंग्री और थ्रोइंग अ tantrum or getting upset, that's their masla. They have to figure that out. Yeah, I think I said everything that I needed to say. I think I'm done. ठीक हो गया ज़रा, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा की तरह बहुत क्लियर, बहुत आर्टिकुलेट, वेरी सिंपल। और इसमें जो मुझे जो बात एक बड़ी मज़े की लगी, वो जो आपने आखिर पे दो बातें हाईलाइट की हैं कि बाउंड्री ये नहीं है कि आप दूसरे से डिमांड करो या दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश करो। हम इसी को अक्सर कंफ्यूज करते हैं बेसिकली, कि भाई हम ये सेट कर रहे हैं लेकिन कि हम चाहते ही हैं कि दूसरे इसको ना करें। बट ठीक है, वो करें, आप अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना आपका अपना काम। तो चलते हैं बाकी दोस्तों की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? Handle bosses, people who throw a tantrum after you set your boundaries. तो इसमें मैंने वो जो कंपैशन की बात बोली थी, राइट, कि यू कैन like be understanding कि they're having trouble with the boundary that you've set. देखिए, एक वजह से टैंट्रम पता है क्यों होता है? क्योंकि उनको आदत नहीं है। उन्होंने अब तक ये सीखा है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं 8 बजे तक के बाद कॉल कर सकती हूँ और ये बंदा फ़ोन उठाएगा और मेरी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होगा। तो उन्होंने ये सीखा है। अब आप एक दिन सडनली बोल दें आई विल नॉट आंसर द फोन आफ्टर 8 PM, एक वो टैंट्रम इज दैट रेजिस्टेंस टू चेंज, कि ये क्या है भाई, अब ये नई चीज़ क्या है, और ये दूसरे बंदे के लिए मुश्किल है एडजस्ट करना। ज़्यादा आसान है आप डिफ़ॉल्ट पे चलो, मैं 8 बजे मुझे कोई मसला होता है, मैं इस बंदे को कॉल करता हूँ, ये बंदा मेरी मदद करता है। सो दे आर resistant to the change, and human nature views can view differences as threats. It can feel threatening to the other person कि ये क्या एक नई चीज़ आ गई है हमारी relationship में. It can feel scary. It can feel uncomfortable. It can feel new, different, confusing, तो ये सब can be all part of what the tantrum throwing can be. And also it could be because the other person is used to getting what they want after 8 PM with you, right? तो अब आप उनको एक नई चीज़ सिखा रहे हो कि नहीं, 8 बजे के बाद मैं I'm not going to be picking up phone calls that are work related, right? तो you manage your expectations कि एक adjustment period इस relationship में आएगा जिसमें थोड़ा सा एक हमारे बीच में थोड़ा सा एक मुश्किल, एक थोड़ा सा एक पीरियड आएगा जिसमें इस बंदे को शायद टाइम लगेगा मेरी बाउंड्री समझने में और रिस्पेक्ट करने में। सो आई एम गोना adjust my expectations कि एक दफ़ा कहने पे इतना परफेक्टली सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, मेहनत करनी होगी मुझे इस पर, लेकिन once that's established then the relationship moving forward will be much better. अब इसमें बंदा रिस्पेक्ट ना करे, पुश करता रहे, बदतमीजी करे, दोस्ती या रिलेशनशिप खत्म करना चाहे, यू हैव टू टेक इट एज अ साइन ऑफ देयर lack of emotional maturity, right? ये तो फिर अब उनका मसला हुआ कि वो एक ये सिंपल सी एक बात को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। So then that's where you reevaluate, do I even need to feel sad or upset about this? Because is this the type of relationship do I want to have in my life? So बिल्कुल ठीक। answers. अच्छा, मरहबा, मरहबा आप अगर इधर हैं तो मेरा ख्याल है मरहबा जो है हमारा HED जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। इसमें भी काफ़ी गुंजाइश होती है। वैसे हमारे एक कोलीग ने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कहा मेरे पास फ़ोन ऐसा है ही नहीं
स्मार्टफोन जिसपे मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता, और मेरी बेगम का है, तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो थोड़ी देर के लिए चला मसला, हम्म उसके बाद settle हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब लोग मैनेज कर लेते हैं चीजों को। तो कोई ना कोई तरीका हम्म तो होता है। जी शुमाइला। हम्म अच्छा, मेरा सवाल सारा ये है कि हम बाजों का जो ना मतलब ये इसलिए भी बोलते हैं कि मतलब मैं अपनी बताऊं कि मुझे लगता है कि ना जिसने मुझे कोई काम किया है ना, हालांकि वो मुझे ट्रबल में डाल रहा है, मेरे लिए मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन उसको मेरे अलावा और कोई नजर भी नहीं आ रहा कि वो किसी और से कहे ना, तो मैं फिर आउट ऑफ द वे जाके या थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल या मेहनत करते हुए मुझे वो काम करना भी पड़ता है, हालांकि वो जाहिर है मेरी अपनी लाइफ भी उससे डिस्टर्ब हो रही होती है। तो मैं पूछना ये है कि ये भी उसी में आएगा कि भाई मतलब इसको आप कहाँ पे रैंक करेंगी, वो जो भी आपने हमें बताया पूरा के हाँ। या या तो इसमें अगेन योर आप ज्यादा वजन उसकी नीड्स को दे रही हैं, राइट? कि आपकी फैमिली लाइफ या आपकी जिंदगी असर करिए, तो लेकिन वो चीज़ साइड पे रहेगी क्योंकि इसके पास और कोई नहीं और इसको बहुत मेरी ज़रूरत है। तो यू नो मैं ही आउट ऑफ द वे जाके इसके लिए करूँगी। अच्छा, इसमें कंपैशन का पीस आता है, राइट? इसमें आप मे बी यू कैन हेल्प कनेक्ट देम टू अनदर रिसोर्स, कि सुनो जब मैं अवेलेबल नहीं होती दिस पर्सन कैन हेल्प यू, या आई डू वांट टू हेल्प यू बट हाउ अबाउट दिस डे एंड दिस टाइम ऑफ द वीक। तो आप एक उस चीज़ को एक थोड़ा सा लिमिट में लाते हो और एक मैनेजेबल एक्सपेक्टेशन में करते हो कि जब अगर तुम्हें लेट्स से दिस पर्सन इज द काइंड के रैंडमली हर हफ्ते एनी टाइम ऑफ डे एनी टाइम ऑफ एकदम से कॉल आ जाती है कि ये चाहिए, परहैप्स यू कैन सेट अ मोर रीजनेबल लिमिट कि लिसन, रैंडमली इस दिन इस टाइम मुझे कॉल्स दे डोंट सूट मी, आप एक दिन चूज करो, उस दिन आधे घंटे के लिए हम दोनों मिलके बैठेंगे और मैं आपकी मदद करूंगी। दैट्स व्हाट द कंपैशन पीस कम्स इन, कि ठीक है अब इस बंदे के पास और कोई भी नहीं है, अब हम इंसान हैं, हमारा दिल है, हमें कुछ करना है उनकी मदद करने के लिए, तो दिस इज द कंपैशन पीस। बट यू आर स्टिल एडवोकेटिंग फॉर योर नीड्स, यू स्टिल सेइंग बट दिस डज नॉट मीन कि मैं लाइक बिल्कुल ही बिच जाऊंगी एंड आई डू एनीथिंग फॉर यू इन एनी टाइम ऑफ डे। मेरी लिमिट्स हैं, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि अगर उनके पास और कोई नहीं है मदद करने के लिए, अगेन टेक्निकली ये उनका मसला है, टेक्निकली आपका मसला नहीं, ये उनका मसला है, दे हैव टू फिगर आउट अ डिफरेंट पर्सन टू फाइंड। लेकिन ये मसला वो आपका बना रहे हैं कि भाई मेरे पास और कोई नहीं है, बस तुम ही हो मेरी मदद करने के लिए। उन्होंने अपना मसला आपका बना लिया और आपने वो मसला अपना, उनका मसला अपना बना लिया। सो यू हैव टू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा अपने दिल को वो करके, यू हैव टू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन कि एक्चुअली ये मसला इस बंदे का है, मेरा नहीं है। सो दे हैव टू फिगर आउट अ डिफरेंट पर्सन हु कैन हेल्प देम। इन द मीन टाइम आप अपनी वो लिमिट्स सेट कर ले कि ये लिमिट्स में हम मिलके बात क्या करेंगे एंड आई विल हेल्प यू, बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट, दैट्स योर बाउंड्री। Not you do not call me, you do not reach me. I will not entertain any phone calls randomly on weekends and this then. एक दिन decide करो, एक घंटा decide करो, and उसमें I will do what you need my help with because that's all I can offer. You know? ठीक। So does that अच्छा, answer your question? जारा, जारा, लेकिन बात यह है कि अगर शुमाइला दूसरे का मसला अपना बना लेती हैं और बड़े खुशू खुजू से काम भी करती हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। मतलब Right, अगर right. इन्होंने अगर कोई आपको अपने no, that's exactly right because मसला is only if अगर वो कह रही हैं कि मेरी जिंदगी अफेक्ट होती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, या मेरी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, मैं ज़्यादा थकती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस में जाती हूँ, या कम टाइम अपनी फैमिली को दे पाती हूँ, अगर नेगेटिव अफेक्ट्स हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, दैट्स योर इंडिकेशन दैट इट्स टाइम टू सेट अ बाउंड्री। अगर कोई मसला नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आप खुश हो, वो खुश है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग विद इन योर लिमिट्स, सो देन यू डोंट नीड टू सेट अ लिमिट। लिमिट ओनली एग्जैक्ट नीड्स टू बी सेट कि जब एक हद पार हो जाती है और उस हद को पार करने के बाद जब आप पे नेगेटिव असरात होने शुरू हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू गो ओके यू नो व्हाट, टाइम टू सेट अ बाउंड्री इन दिस रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। जी, और कोई सवाल, किसी का कोई कमेंट, एनीथिंग? ये सवाल ये चैट में आया है एक, यहाँ आ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों को बिल- वो कैसे सिखाएं? नेचर भी, आ, ये क्या लिखा है, रिलेशनशिप का ये नेचर भी सिखाना पड़ता सिखाना पड़ती है, है, वो रिलेशनशिप कैसे की सिखा? नेचर भी बतानी पड़ती है, वो कैसे सिखाएं?
आगे पता नहीं, इस आगे कौन पढ़ सकता है? शुमाइला ये पढ़िए जरा। काउंसलिंग, इस काउंसलिंग के लिए कुछ सजेशन करें। हाँ, ओके। कुछ सजेस्ट करें। जी। अच्छा ये ज़ारा, मैं हाँ, इसमें ये जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं ना, ये वाकई हमारे यहाँ थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। मसलन ये है ना, कोई it- हम देखते हैं कि अगर कोई पोलाइटली नो कह रहा है, हमें लगता है कि इसमें भी गुंजाइश मौजूद है। तो हम मैक्सिमम उसका पेशेंस टेस्ट करते हैं कि ये नो वाकई नो right, है। तो ये yeah, सिचुएशन गालबन इसकी तरफ ही इनका इशारा है कि वो क्या, कैसे हम करें इस सिचुएशन में। जी। right, right. हाँ, देखिए ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को बदलना, हम्म। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है कि आप किसी को बदलें। आप द ओनली थिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ एंड इन कंट्रोल ऑफ इज यू। एंड आप किस तरह से बात करोगे, आप किस तरह से कुछ करोगे, आप किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल करोगे। हम अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने भाई बहन को चेंज नहीं कर सकते, अपने दोस्तों को, जो दोस्तों और बाकी सबका तो चलो ये होता है कि आप दोस्ती ख़त्म कर सकते हो, वो खूनी रिश्ते कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बिकॉज आप ख़त्म भी नहीं कर सकते हो, मिलना भी है, ईद पे भी मिलते हैं, लाइक सब कुछ होता है। लेकिन नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी उर्दू पढ़ने की प्रैक्टिस होगी जो आपने उर्दू में सवाल लिखा। सो दैट्स फाइन। सो इस तरह से क्या कहते हैं, हाँ, तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एंड दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। ये सिर्फ बदलाव आएगा जब एज अ जनरेशन एंड एज अ सोसाइटी बहुत सारे लोग ये चेंज लाना शुरू करें अपने रिलेशनशिप्स में। क्या होगा, पिछली जनरेशन तो नहीं बदल पाएगी, और शायद अभी की भी जो है, आगे की नस्लें बदलेंगी, आगे की रिलेशनशिप्स इंप्रूव होगी। अगर इस ग्रुप में कोई भी है जिनके बच्चे हैं, दैट्स व्हेयर यू ब्रेक दिस, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि रिलेशनशिप का नेचर नहीं है, ये सब पिछली जनरेशन का सिखाया हुआ है, राइट? आप ये तोड़ के अगली नस्ल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं बाय बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ बाउंड्रीज, मॉडलिंग गुड बाउंड्रीज बिटवीन योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ। ये सब तो देयर इज, आप नहीं बदल सकते ये रिलेशनशिप का नेचर जो चलता आ रहा है आपकी फैमिलीज में। ये आप कैसे बदलोगे अपने मामू चाचा अम्मी? इट जस्ट इज नॉट गोना हैपन, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं है, ना ही वो समझना चाहेंगे, बिकॉज वो एक डिफरेंट जनरेशन है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप ये मुझसे सवाल करें, दैट टेल्स मी you're ओपन इनफ एंड रिसेप्टिव टू द फैक्ट कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में आया है। अब आप ये अपनी रिलेशनशिप्स में कैरी करें जितना पॉसिबल है। डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ कैरी करें, बिकॉज वो तो आपसे ही सीख के बड़े होके फिर वो भी यही करेंगे, राइट? सो वी कैन नॉट चेंज what's already happening to a lot of extent, but we can change things moving forward. और relationships में unfortunately there's such a lack of insight and self awareness लोगों में, in general, west or east or doesn't matter, in general लोग इतना um, जानते ही नहीं है अपने आप को और अपने तरीकों को, राइट? ऐसे बंदे के साथ आप कैसे बैठ के एक्सपेक्ट करोगे कि ये बंदा एक्चुअली यू नो शायद बदलेगा अगर मैंने इस तरह से अपने आप को कैरी किया। बट सी, चेंज द एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बाउंड्री करने से, ये करने से ये बंदा चेंज हो जाएगा, तो आप शायद डिसअपॉइंट होंगे। आपका काम है आप अपने लिए पॉजिटिव चेंज लाना, कि मेरी रात 8 बजे के बाद मैं ये नहीं करती, मेरी रात की नींद अच्छी शुरू होने लगी है, मैं सुबह ज़्यादा फ्रेश उठती हूँ। दैट्स योर पॉजिटिव चेंज। नाउ इफ इट्स हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप, आप क्या कर सकते हो? अगर तो फिर ठीक है, देन यू गो बैक टू सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ, और यू से व्हाट, आई एम गोना एडवोकेट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ईदर वे you know, one of us is not happy. If I'm doing things for them at my own expense, I'm not happy, they are happy. Or vice versa. I am happy, but they are not happy. तो अब आप डिसाइड कर लें आपको किसके लिए एडवोकेट करना है। एट द एंड ऑफ द डे क्या ज़्यादा मायने रखेगा? And when it comes to relationships like mother father, इस टाइप की जो relationships होती हैं, अंडरस्टैंड, और मैंने अपनी किताब में भी एक्सप्लेन किया है, फिर आप उन relationships में फिर एक एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लेते हो कि ये बंदा मुझसे मेरे साथ यूं ही रहेगा, मुझे ये पसंद नहीं आएगा, मैं अपने आप को यूं एडजस्ट करूंगा, और मुझे फिर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली डिस्टेंस लाना पड़ेगा। फिर शायद मैं रोज रोज इस बंदे के साथ बैठ के नहीं मिलूंगा,
Unfortunately that's what creates the distance then, because तो फिर आप ठीक है, आप अपना खूनी रिश्ता है, आपको अपनी माँ बाप से मिलना है, जो भी, लेकिन फिर आप अपनी तरफ से या तो अपने आप को adjust कर लें, or you have better coping mechanisms to deal with it. Again, this is all that you work through in therapy when you work with a professional. And then you just distance yourself a little bit कि ठीक है, मैं 7 मिलने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन फिर हम मिलेंगे, 2-3 दिन मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में आऊंगी, but then बाकी दिन मैं चैन से रहूंगी, right? So then you manage things that way, but you cannot go in with the expectation कि आपको सिखाना है कि रिलेशनशिप कैसे करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के साथ। तो आपको काम है आप अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव करें ताकि आगे की नस्लें पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर चलें इस सेंस में। ठीक ठीक। जी बहाउद्दीन साहब, जी पूछिए आप, और उसके बाद मरहबा। इसमें एक important question है, since I was not the part of the previous मुकालमा discussion, if ever happened regarding this thing, तो इसलिए मैं इसी में अपना question put forward करूंगा कि as a parent जो है मुझे how can I teach my kids to politely refuse to the people? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैडम ने पहले डिस्कस भी किया, कर्टसी में हम लोग जो है वो दूसरों को नॉर्मली रिफ्यूज नहीं कर पाते। सेकेंडली पेरेंट्स हमारे यहाँ सुपर इम्पोजिंग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, और अपनी किसी भी बात को जो है वो हम चाहते हैं कि बच्चों की तरफ से इवन जैसे वो एग्जांपल इन्होंने दी कि टिकलिंग कर रहे हैं और बच्चा कहे कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो फिर भी पापा या मामा लगे रहते हैं उनको तंग करने में, और उनका जो पीस है उसको वो किसी किस्म का कोई वेटेज नहीं देते हैं। तो इस चीज से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, और हम फ्यूचर अपनी लाइफ में जो है वो हमें यही लगता है कि शायद मतलब दिस इज हाउ इट हैपेंस, या इफ वी प्लेनली रिफ्यूज टू समवन तो ये बड़ा कोई हर्टिंग है, और हम सोशली जो है वो कोई एक वो आउटकास्ट हो जाएंगे और ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। बट मैंने कटिंग इट वेरी वेरी शॉर्ट अपने वेस्ट में रहते कुछ दोस्तों के साथ या उनके बच्चों में देखा है, दे आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ सिंपली बिकॉज दे नो हाउ टू से नो। बट हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्पाइट दैट माय पेरेंट्स वर हाईली एजुकेटेड, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट स्टिल उनके सामने रिफ्यूजल थोड़ा सा हमें जो है वो मुश्किल लगता था और कभी कर नहीं पाए। तो इसी वजह से हमारी तबीयत में नहीं आ पाया, और हम बाजों का ना कर बैठते हैं, और जैसे आपने कहा फंस जाते हैं फिर। तो हम अपने बच्चों को हाउ टू टीच आवर किड्स रिफ्यूज, पोलाइटली रिफ्यूज, बदतमीजी ना करें लेकिन रिफ्यूज करके अपनी अपनी बाउंड्रीज वो सेट कर लें। तो उसमें मुझे थोड़ा बिकॉज आई हैव अ कंसेप्ट। या तो सबसे पहले देखें, बच्चे बात करने से इतना नहीं सीखते जितना वो दूसरों के बिहेवियर को देख के सीखते हैं। तो अगर आप उनको सिखाते रहें बेटा नो बोलो, पोलाइटली नो बोलो, ऐसे आप नानी या दादी है जिसको मना कर सकते हो किसी बात को, लेकिन आप खुद उनको कुछ और दिखा रहे हो, वो ज्यादा सीखेंगे। तो पहले तो आपने अपने आप पे इस बात पे काम करना है कि मैं दिखा रहा हूँ अपने बच्चों को कैसे पोलाइटली नो बोलते हैं, एंड हाउ टू कंटिन्यू एडवोकेटिंग माई सेल्फ वाइल स्टिल कीपिंग रिस्पेक्ट एंड कंपैशन इन द रिलेशनशिप। तो ये काम तो पहले आपको अपने साथ करना होगा, because that is the way your kids will learn. Or and then depending on how old they are, आपने उनको वो language देनी है, because if you say कि बेटा politely no बोल दो, उनको समझ में नहीं आएगा कि but कैसे, what does that sound like? You have to give them language in specific circumstances, right? So मैं example देती थी अपने बच्चों का, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं, and एक चीज़ मैंने सीखी है कि हम एक चीज काफी करते हैं, which is we force our kids to go hug people, कि जाओ जाके नानी आ गई उनको गले लगो, या जो भी या पपी जाके दो, like इस टाइप की चीजें, and the kid might not be feeling it. I mean, imagine you, अगर आप लोग आप बैठे हो एकदम से को आके बोले जाओ जाओ वो आ गया गले लगो पपी करो, and you might not be in the mood for it, but you're being forced to do it. हम बच्चों को वो इज्जत नहीं देते हैं कि उनका भी दिल होता है, उनका भी मूड होता है, just
तो आप उनको यू टीच देम द बाउंड्री के देखो जब कोई अंदर आएगा सलाम हमें करना है, आंख आंख से आंख और आई कांटेक्ट, इज्जत देनी है, सलाम करना है, उठना है, कोई बड़ा है अंदर आया है। लेकिन ये मैंने उनको सिखा दिया, दिस इज पार्ट ऑफ योर बाउंड्री, बट आई डोंट फोर्स देम नाउ कि जाओ जाके हक करो, बिकॉज कभी वन ऑफ देम इज अपसेट, अभी अभी रोना खत्म हुआ है, अब जबरदस्ती जाके किसी को हक करना है, तो अब मैं ये नहीं करती। लेकिन क्या होता है जैसा कि दादा दादी या कोई आए, वो जबरदस्ती नहीं हक करो एक वो फिर कभी कभी ब्राइबिंग शुरू हो जाती है, चलो मैं खेलूंगी अगर इस पे मैंने बाउंड्री मैं बिकॉज मैं बड़ी हूँ, वो छोटे हैं, दे आर वनरेबल, देन I step in and I speak the boundary for them. And I say something like, कि और मैं प्यार से इज्जत से करती हूँ क्योंकि ये मेरे भी बड़े हैं, तो मैं कह देती हूँ समथिंग लाइक आई थिंक उसका भी मूड नहीं है, शायद थोड़ी देर के बाद मैं ये बार बार अपनी बेटी या बेटे के आगे ये बोल रही हूँ। क्या होगा, एक दिन इंशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा होगा और वो खुद ये बोलेगा अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में। That's how they're learning to say politely, a no. So so now when they don't hug or don't kiss or don't do something their dada or dadi want them to do, and I have to manage my own discomfort, by the way. मैं बहुत अवेयर होती हूँ कि मेरा डिस्कम्फर्ट आने लगता है क्योंकि कोई बड़ा है, कुछ मांग रहा है, कैसा लग रहा है, मेरे बच्चे लाइक बदतमीज तो नहीं लग रहे, लाइक नो आई एम अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, but then I managed all that. I'm like, wait a second, mera kaam as a ma is to protect my kids, so I have to first think about them while keeping the other relationships in mind. तो मैं उनकी सोचती हूँ कि ओके मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूँ, जबरदस्ती हक करो, जबरदस्ती हक करो, कल को खुदा ना खास्ता कोई गलत बंदा आके उनको हाथ लगाने की कोशिश करे, मेरा बच्चा कैसे नो कह पाएगा? वो तो यही देखेगा ना कि अच्छा नहीं, अगर किसी को हक चाहिए तो मुझे जाके हक करना है। इसी तरह से बच्चे गलत तरीके से अब्यूज भी हो जाते हैं अपने ही रिश्तों से, खूनी रिश्तों से। सो आई हैव टू टीच माई किड्स बॉडी बाउंड्रीज कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी टाइप के टच से, आपने इस तरह से नो बोलना है। और मैं ये मॉडल करती हूँ, बाय द वे मैंने अब उनको सिखा दिया है, और मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी ये करती हूँ बिकॉज ही स्ट्रगल्स विद दिस, ज़बरदस्ती की हगिंग टिकलिंग हो जाती है, और मैं सिखाती हूँ नो, वी आर नॉट मॉडलिंग द राइट थिंग, बिकॉज अगर मेरी बेटी या बेटा कोई एक बोले कि they want some space, they don't want house right now, I respect that. I'm like, ठीक है, कोई बात नहीं. So, and then I expect my husband to model the same thing. And then this is how they're going to learn in future relationships कि मुझे कोई भी कभी भी यूं आके हाथ नहीं लगा सकता, because मेरी एक limit है. And then you've taught them the language because you speak it for them in situations where they cannot advocate for themselves, right? बच्चे vulnerable होते हैं, हम बड़े हैं, हम advocate कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए अगर मुझे लगे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ज़बरदस्ती की फोर्स हो रही है, मैं प्यार से आके, तमीज़ से आके उनके लिए एडवोकेट कर देती हूँ। आई सेड अभी आई थिंक अभी काफ़ी थकी हुई है, अभी उसका दिल नहीं चाह रहा, मैं ऐसे आके बोल देती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह माय इन लॉज आर सच, वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। नाउ आई नो देयर रिलेशनशिप्स जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिसाइड कि अब आप उनका सोचते रहोगे या अपने बच्चे का ख्याल रखोगे। So, अच्छा ज़ारा, ये बताइए आपकी किताब कहाँ पे पब्लिश हुई है और क्या टाइटल है इसका एग्जैक्टली? मैं इधर चैट में डाल देती हूँ, काफ़ी लंबा टाइटल है। ठीक है। बट पाकिस्तान में अमेजोन तो नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है। तो क्या अगर किसी को, कि आई थिंक शुरू में किसी ने सवाल पूछा था कि हाँ, पीडीएफ मिल सकता है, सो ऑन माय वेबसाइट, हाँ मेरी वेबसाइट जिसका मैं लिंक डाल देती हूँ, उसमें ई बुक आप खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे फॉर इट, सो इट्स एन ई बुक, और वो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू खरीद सकते हैं। प्राइस विल बी रिटन इन Canadian dollars, आई गेस you'll have to figure out what the conversion would be. अभी तक आई डोंट नो कि पाकिस्तान ने किसी से डायरेक्टली, आई नो लोगों ने पाकिस्तान में मंगवाई हुई है थ्रू अमेजोन, कोई खरीद के लेके जाता है बल्क में, बट आई डोंट नो इफ एनीवनस डायरेक्टली ट्राइड ऑर्डरिंग फ्रॉम माय वेबसाइट येट। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, कपल्स गाइड टू नेविगेटिंग। तो अच्छा, ये डॉक्टर इरम है हमारे साथ? एक मैं कहना चाहूंगी, सॉरी मैं जी एक चीज जी कहना चाहूंगी, मेरी बुक है Stronger Together, A Couple's Guide to Navigating Your Relationship After Baby.
तो लिखी हुई है ये कपल्स के लिए जिनके छोटे हाँ, बच्चे हैं, लेकिन you can skip those chapters. There's a huge chapter on boundaries जो आप सब पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं. Does not matter अगर आप बड़े हो, छोटे हो, शादी है, नहीं है, बच्चे नहीं. It does not matter. There's a huge chapter on communication. Again, it doesn't matter कि आपके बच्चे हैं, नहीं हैं. So आप ये टाइटल पढ़ के ये नहीं सोचेगा कि ओ ये बुक मेरे लिए नहीं है, because उसमें बहुत कुछ है जो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, regardless of whether you have married, no, not married, kids, not kids. ठीक ठीक ये मैं बुक का टाइटल भेज रही हूँ, मैं लिंक भी अपनी वेबसाइट का डाल दूंगी ठीक, इसमें. आप कर लें। मैं शुमाइला आप कुछ सवाल करना चाह रही थी? ये सर सर मैंने ना क्योंकि ये बड़ा कॉमन सी मैंने प्रैक्टिस देखी है, तो मैं चाह रही अच्छा, थी एक कि मिनट, ज़ारा नहीं इस पे नहीं, थोड़ी एक मिनट, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आपका सवाल है अभी कोई? जी जी मेरा सवाल है सर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, आई एम वेरी मच हियर। जबरदस्त, क्या हाल है आपके? ठीक है, आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ारा, ये डॉक्टर इरम इरशाद है, ये आपका सब्जेक्ट है, जी, अस्सलाम साइकोलॉजी में वालेकुम. पीएचडी है, लाहौर बेस्ड है। नाइस टू अस्सलाम मीट यू वालेकुम. ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। लवली Thank you. presentation and brilliant answer question session. It was very insightful. तो Thank you. आखिरी सवाल शुमाइला से ले लेते हैं, डॉक्टर साहबा और ज़ारा, और ज़ारा उसको एड्रेस कर लें। फिर डॉक्टर साहबा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क्स, समरी, एक रिव्यू इसको कर दें सेशन को। तो फिर 10 मिनट डॉक्टर साहबा के पास हम जाएंगे। तो जी जी शुमाइला कीजिए। ज़ारा मेरा सवाल, मेरा ना 2-3 यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, तो मैंने ना अपने इर्द गिर्द अपने कोलीग्स को देखा है कि जो बॉस है ना, उन वो कोई काम कहते हैं तो कर्टसी में ना वो अपना अपना करने के बाद उनका भी कर रहे होते हैं। मतलब उनको ना ही नहीं कह सकते हैं। एक अजीब सा कल्चर जो यूनिवर्सिटीज में मुझे इस तरह का नजर आता है ना, मुझे खुद उलझन सी हो रही होती है कि ऐसे क्यों हो रहा है ना। मतलब क्लास उनकी है तो वो अगर बिजी है मीटिंग में, आप मेरी क्लास ले लें, इस तरह वो उनकी गुड बुक्स में रहते हैं, राइट, और जाहिर है कुछ फायदा भी उठा रहे होते हैं। लेकिन इससे वो जो एक कल्चर बना हुआ है ना यूनिवर्सिटीज का, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ी सी बात करें। मैं उनको तो बड़ी इजीली कोलीग्स को ये कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि आप इस तरह करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। Yeah. Colleagues या आपके colleagues like students या जो teachers, जो professors हैं? नहीं नहीं, टीचर्स जो हैं, नॉट कि आप स्टूडेंट्स। उनसे बात करें इस टॉपिक पे. यस। मतलब Yeah. अच्छा, मैं एक क्लैरिटी मुझे, शुमाइला, इफेक्ट कौन हो रहा है इसमें, आपके कोलीग्स या आप? नहीं सर मैंने तो कभी इस तरह की सर्विसेज नहीं दी हैं। मेरे जो साथी मेरे साथ पढ़ाते हैं ना, जैसे बॉस है हमारी एचओडी है, शी इज नॉट, मतलब वो मेरा बिजी है, राइट। शुमाइला, सवाल बड़ा क्लियर सा है कि उस सिचुएशन से इफेक्ट कौन हो रहा है, आप या आपके कोलीग्स? सर उस सिचुएशन से मैं उस तरह तो इफेक्ट नहीं होती हूँ, लेकिन वो जो एक कल्चर बन रहा है ना यूनिवर्सिटी का, वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप अपने बॉस की नजर में ठीक हो गुड गया, बुक्स गॉट में इट, वो गॉट अच्छे इट, हैं। ठीक हो गया, गॉट इट। जी जी सर, आप जवाब दीजिए। Yeah. Yeah. So see, आप like you're saying कि it doesn't feel right कि ये culture बन गया है, और students का जैसे मतलब like teachers are using students for their own gain. Is that what you're saying? नहीं नहीं, टीचर्स जो है एचओडी है, फर्स्ट करें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, राइट। शी इज बिजी, शी इज इन मीटिंग, एंड वो जो है हमारे, मतलब आई एम सर्विंग इन यूनिवर्सिटी एज अ टीचर। तो जो Yeah. मेरा कोई कोलीग फ्री है, उन्हें कहेंगे कि ठीक है आप मेरी जो ये वाली क्लास I ले got लें, it. मेरे Okay. बच्चों की प्रेजेंटेशन ठीक है. ले लें, उनके पेपर्स चेक कर दें। गॉट इट। Right, right. मैं समझ गई. Yeah. So, so पहली बात है, do these teachers, colleagues see this as an issue? Because clearly आपको ये issue लग रहा है, and I can see why. But if they don't see this as an issue, आप कुछ भी बोल देंगे, फर्क नहीं आएगा, right? So पहली बात है, are they bothered by this? क्या उनकी limits cross हो रही है? उनको कुछ बुरा लग रहा है? Even though अच्छा, culturally I see that it's an issue. मैंने एक दो दफा Yeah. बात की ना, तो मुझे उन्होंने यही कहा कि हाँ हमें बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से इतनी स्पेस दे दी हुई है उनको कि वो उनको यूज करते हैं और वो यूज होते हैं। यही बात है ना, यही बात है, जब आप एक दफ़ा एक रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर देते हो, और आप दूसरे को सिखा देते हो कि आप इस तरह से मुझे ट्रीट कर सकते हैं, इस तरह से मेरे साथ हो सकते हैं, तो इतना मुश्किल हो जाता है कि अब ये कैसे बदलें,
because मुझे ये treatment या ये चीज़ पसंद अब नहीं आ रही है। अब now it makes it so much harder, क्योंकि पहले से एक चीज़ clearly established हो, फिर तो एक गाड़ी एक ही तरह से चल रही है, right? लेकिन अब आपने एक चीज़ को एक तरीका बना दिया है और अब आप उसको बदलना चाह रहे हैं, तो of course it's going to be difficult. And जब भी मुझे कोई बोलता है option नहीं, I always argue with that. You always have options, always. It's just a matter of each option comes with its own pros and cons, right? अब अगर वो बोल रहे हैं option नहीं in the sense कि उन्हें डर लग रहा है कि वो fire हो जाएंगे, नहीं, option तो फिर भी है कि you can quit. You can say, you know, options हैं, लेकिन अगर आपको नहीं quit करना क्योंकि आपकी नौकरी, आपकी salary है, वो एक फिर अलग बात है, right? So to always go in with the idea that I don't have options, you've already limited yourself. आपने already अपने आप को एक helpless बना लिया कि मैं तो बस कुछ कर ही नहीं सकती and this is what it is. So again, you're not advocating for yourself. So one is having that, you know, that clear understanding that no, I do have options. I might not choose to avail those options. I might not choose to go in the route of those options, लेकिन options हैं कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं कुछ कह सकती हूँ, मैं quit कर सकती हूँ, मैं department change कर सकती हूँ. You know, there are options there. So in terms of speaking, you know, फिर दूसरा मेरा सवाल होगा, well, what is the reason that, you know, you think there's no options? Like, what is the reason? What are you afraid of? कि क्या हो जाएगा अगर आपने प्रोफेसर को politely बोल दिया, no, I'm sorry, sir, आज मैं क्लास नहीं ले सकती. You know, what are you afraid of? Are you afraid कि वो गुस्सा करेंगे? Are you afraid? Are you avoiding the discomfort that you feel because आपने किसी को शायद disappoint किया? या फिर आप people pleasing, खुशी की उसमें कि ये मुझे पसंद करेंगे, मुझे raise देंगे, इसलिए आप yes बोलते हो. So first, the colleagues have to understand why they say yes and they don't, and they avoid saying no. First, they have to understand that, you know, कि वजह क्या है ये करने की. फिर दूसरा है, then it's learning to have, you know, setting up a meeting with the, because boundaries I never recommend setting in the moment एकदम से कि प्रोफेसर ने रोज आना एक आपकी कॉलीग से, you know, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, रोज आना कॉलीग कुछ ना कुछ करती रहती है, एक दिन वो डिसाइड करती है, नो, टुडे सर आई विल, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट डू एनीथिंग ऑन एक्स वाई एंड जी डेज. इस तरह से बाउंड्री इन द मोमेंट सेट करना आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज ये बहुत शॉकिंग है फॉर द अदर पर्सन एंड फॉर द रिलेशनशिप कि एकदम से ये आ गए. मेरा recommendation है, ये चीज़ in the moment when he asks for help is not the time to set the boundary for the first time. This is a conversation that needs to be had in a meeting separately to establish a new understanding of this head of department colleague relationship. जिसमें आप अलग से आप करते रहें, जो वो पूछ रहे हैं आपसे करते रहें, क्लासेस लेती रहें, बिकॉज आप यही करती आ रही हैं, लेकिन आप एक दिन आप उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल करें to say to the head of the department that, you know, sir, I've happily done X, Y, and Z for you. And, you know, अब मुझे लग रहा है मेरे लिए मुश्किल हो रहा है manage करना, मेरे लिए, you know, मेरी अपनी responsibilities पे slide हो रही हैं और मुझसे अब ये करा नहीं जा रहा. तो, you know, and then open up the conversation that way, you know, to see कि, you know, sir, is there somebody else that you can lean on for help? Or, you know, is there once a week type of day we can set where I step in to help you? और तो फिर इस तरह से फिर आपने एक वो ना, because again I understand कुछ relationships और situations होती हैं कि आप इतना strongly आके ये नहीं बोल सकते ये मेरी boundary है बस, because yes आपकी नौकरी जा सकती है and you need that. So I understand that, right? But opening up that dialogue, but to have that conversation, you need to set a separate day and time to have that conversation, not in the moment जब उन्होंने आपसे कुछ मांगा और suddenly आप बोले नहीं मेरी boundary और मैं अब head of department को ही boundary बताऊंगी. That's a bad idea. Have a very separate conversation. It's free flowing. It's relaxed. It's just letting them know कि अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप नहीं कर पाओगी, और you know, and then open up a dialogue, a back and forth dialogue, because हर चीज़ बस एक ही दफ़ा बात करके you don't have to figure everything out, right? एक दिन आप बात करो, feel it out, see what it's like, what is the head of department saying. For all your colleagues know, this head of department might be like, ha, of course, it's understandable. And they might say that.
फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। फिर आपको पता है, आप ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब ये बाउंड्री आप सेट कर सकते हो। या वो वो बोले कि yes, I'm hiring a new person to help me and be my assistant with these things. Okay, then it tells you something, or yes, they might threaten and say, well, this is not going to work and you'll have to find a job elsewhere. So have that conversation in a separate meeting and see how this head of department reacts to what you're saying, as you are opening up the idea of setting a boundary. तो अभी भी boundary नहीं set की, but you're opening up the idea कि मैं अब सोच रही हूँ कि मुझसे अब ये नहीं होगा, तो probably going forward I won't be able to take your classes, for example. Was that helpful? Did that answer your question? Yes, thank you. Yes. Okay, अच्छा, thank you. मरहबा एक सवाल पूछ रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम डॉक्टर साहबा को रेफर करेंगे कि वो इसको, चूंकि आप मेरा ख्याल है काफी इस क्वेश्चन पे बात कर चुकी हैं। डॉक्टर इरम, आप हैं हमारे साथ? जी मैं अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन भी एक वही क्वेश्चन एक काइंड ऑफ रिपीट है कि जी अगर दूसरे एक्सेप्ट नहीं करते हमारी बाउंड्री को तो फिर हम क्या करें? तो आप इसको भी थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में आप भी अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। पहले तो मैं ज़ारा को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। वंडरफुल सेशन। I love the way she's like so subtly explaining every single detail. I know it's a big subject and it's a multi-layered subject. हम जैसे लोग जो के ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शंस को पढ़ते हैं या ह्यूमन पैराडॉक्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर एक लेमैन पर्सपेक्टिव में हमें उनको सादा बना के जब एक्सप्लेन करना होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई थिंक ज़ारा डिड इट फैंटास्टिकली। आई वुड से जब मैंने ज्वाइन किया तो ज़ारा बता रही थी कि बाउंड्रीज क्या हैं और 4Cs के बारे में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बीच में शेयर किया, आई थिंक, जो कि बड़ी पिवटल हैं। जब भी आप किसी को कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं तो एग्जांपल्स के जरिए वो बड़ा सादा सा हो जाता है। तो आई थॉरोली एंजॉयड दैट पार्ट ऑल्सो। जो मुझे समझ में आ रही है आपकी ऑडियंस पे, आई थिंक मैं हमेशा जब भी इस ऑडियंस में आती हूँ मुझे उनका जो सीकिंग एलिमेंट है वो बहुत इनकरेजिंग लगता है कि हर बंदा इज सुपर एक्टिव एंड अटेंटिव, वो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसे बहाउद्दीन ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, और उससे पहले भी जो चैट में 2-3 क्वेश्चंस आए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग नेचर के थे। उनकी विलिंगनेस को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को किसी तरह से नेविगेट करना सीख जाएं। तो आप सबके लिए एक तो मेरे लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन है, आप इसमें मुसलसल पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उतना एक्टिवली नहीं आती, बट मैं हमेशा देख रही होती हूँ हर हफ्ते आप लोग जो है वो किसी ना किसी मजे की इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आई इनकरेज एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। जो मेरे 2 सेंट्स होंगे, आई वुड से ऑन 2 एरियाज, कि हमारी जो रिलेशनल इंटेलिजेंस है और जो नीड इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी सारी कहानी मेरी ज़ात से, मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू होती है। अगर मैं खुद को एक कमतर और अशेम्ड और गिल्टी पर्सन मानती हूँ डीप डाउन ऑन माई सबकॉन्शियस लेवल, तो मैं ना निगोशिएट कर सकती हूँ अपनी नीड को, ना एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ना ही उसको इवन अपने पार्ट पे एक्नॉलेज कर सकती हूँ। तो ये सारे प्रोसेसेस जो कि ज़ारा बता रही हैं या जो कि फर्दर रेफर कर रही हैं कि अगर आप अपने इनर वर्क को काम करना चाहते हैं तो आप एक किसी प्रोफेशनल जो है वो थेरेपिस्ट के साथ काम करें, उससे भी पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझें कि आपके अंदर जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो एक आपकी वर्दीनेस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते तो ना बाउंड्री सेट होगी, ना नीड निगोशिएट होगी, और ना ही यस नो तक आप पहुंच सकेंगे। अच्छा, जो अभी हम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम यस और नो तो कहना चाहते हैं और कह भी सकते हैं, बट हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे शुमाइला के जितने क्वेश्चंस आए हैं या आप भी सब कह रहे हैं डिफिकल्ट बॉस को कैसे हैंडल करें, आप जानते हैं डीप डाउन कि क्या करना चाहिए, राइट? लेकिन आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना उनको फेस नहीं करना चाहते। इसके लिए हमें करेज और सेल्फ रिफ्लेक्शन
और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो कि वर्दीनेस से आ सकता है। देखिए, हम इंसान जो है अपनी वर्थ को लोगों के साथ जोड़ के एक्वायर करते हैं। यानी अगर मेरे अम्मी अबू हैं तो मैं वर्दी हूँ, अगर मेरा बॉस है तो मैं वर्दी हूँ, मैं किसी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं वर्दी हूँ, अगर मैं छोटी कंपनी में काम करती हूँ तो आई एम वर्थलेस। जब आप अपनी वर्दीनेस को कंडीशन करेंगे लोगों के साथ, फिर नो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उनके साथ आपकी अपनी जात भी माइनस होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अगर आप खड़े हो जाएं इन अ सेंस कि आप अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकें कि मेरी इनहेरेंट वैल्यू किसी शख्स की डिपेंडेंट नहीं है, तब आपके लिए ये सारा जो लर्निंग ज़ारा बता रही हैं उसको एग्जीक्यूट करना वायबल होगा, इनिशिएट कर सकेंगे उसको, आप उस रास्ते पर आप चल सकोगे। तो ये सादा सी बुनियादी बात ये जरूरी है कि आप हर यस नो और मे भी एक बीच में पार्ट होता है। हर दफा हमें ब्लैक एंड व्हाइट यस नो नहीं होती, कई दफा हम मे बी पार्ट में भी और आई डोंट नो पार्ट में भी फंसे होते हैं। लेकिन वो सारी चीजें कहाँ से शुरू होंगी? आपके सेल्फ नॉलेज से शुरू होंगी। आप अदर सेंटर्ड होने की बजाय आपको थोड़ा फोकस अपनी जात के अंदर भी लाना पड़ेगा कि मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरी अपनी सेल्फ एस्टीम का लेवल क्या है, मेरे मेरे जो एसोसिएशंस एंड अटैचमेंट्स हैं वो किस तरह से मैंने जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट रखी हुई है। यानी हम लोगों को डेमी गॉड्स बनाते हैं, उन्हें बहुत एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं, और अपने आप को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि छोटा सा एक मिनियन बना देते हैं लोगों के सामने, और फिर जाहिर है मिनियन और डेमी गॉड की कोई निगोशिएशन हो नहीं सकती। हमेशा डेमी गॉड्स जो है वो जीत जाते हैं। हम सेक्रीफाइस अपने आप को कर देते हैं, फोर्सेक कर देते हैं, रेजेंटमेंट पाल लेते हैं, और जो फिर ज़ारा ने कहा कि फिर आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस डिप्रेशन की पिल्स और आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। एक तो ये है। दूसरे वो लोग जो कि ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हुए हैं और वो समझ रहे हैं अब इट इज टू हार्ड टू चेंज द पैटर्न। आई वुड से कि जो सेल्फ अवेयरनेस है वो लेयर्स में आती है। तो अगर आपको आज कुछ नया पता चला है, आज ही अपने ऊपर उसको अप्लाई करें, कोशिश करें रियलाइजेशन से, अवेयरनेस से थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ट्विकिंग लेकर आए, चेंज करते जाएं। और जैसे ज़ारा ने भी कहा कि अगर आप उनको लीड बाय एग्जांपल करेंगे अपने इर्द गिर्द लोगों को, तो आई थिंक सारे ही एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। जैसे वर्क प्लेस पे शुमाइला नेगेटिव चीजें हम देखते हैं शुमाइला, इसी तरह उनकी पॉजिटिव चीजें भी हैं जो हम सीख सकते हैं। तो ऐसे असर्टिव बॉसेस जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लर्निंग भी होते हैं कि हम उनसे सीखें कि किस तरह से अपनी बात को परसुएड करना है, किस तरह निगोशिएट करना है। सो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त ज़ारा से जो है वो बड़ी पावरफुल मैसेज लिए हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द हीलिंग एंड पावर। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत वक्त दिया। तो आपके होपफुली ये क्लिनिक का टाइम तो नहीं था? तो इस्लामाबाद कब आ रही हैं आप? आपने नेक्स्ट बताया वीक, था। नेक्स्ट हाँ, वीक, यस नेक्स्ट वीक। ठीक, चले मैं उसको। ज़ारा को भी इनवाइट करें। ज़ारा, whenever you come to Pakistan, do let us know. We can conduct a joint session or something where we can open a dialogue or conversation with like-minded people. मुकालमा ये डिजिटल है, हम उसको फेस टू फेस भी कर सकते हैं। ज़ारा आप आई लाहौर में थी, हैं? कराची में रही हैं, चली गई हैं, इधर नहीं, इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं किया। अच्छा, मैं आप लाहौर लोग बेस्ड हूँ। इस्लामाबाद में हैं? मैं लाहौर ज़ारा, बेस्ड आप हूँ। लाहौर में हैं? शाहिद साहब डॉक्टर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में हूँ, आप कराची में आई थी और फिर चली गई, ऐसे ही हुआ ना? हाँ, हाँ, मैं हम कराची कराची आ जाती जाएंगे। हूँ बिकॉज मैं हम कराची आ जाएंगे, कोई मसला आप लोग कराची आ जाएं। नहीं। आप लोग कराची आ जाएं, but yes, I would love to keep in touch Sure, and sure. have other professional opportunities. I do this pro bono. Obviously, I'm giving my time to this because I really want के जो मैं यहाँ सीख रही हूँ, मैं किसी तरह से वो चीज़ें वहाँ के पाकिस्तान में भी किसी तरह से मदद कर सकूं लोगों की by just sharing the things that I know. मेरा एक Instagram पेज भी है. It's again geared a lot towards couples with little kids, but आप लोग ये नहीं समझे कि सिर्फ वही है, because बहुत सी चीज़ें जो मैं बात करती हूँ they have a lot to do with, जैसे आप बोल रही थी, self awareness,
and creating changes internally. तो मैं Instagram भी अपना उसमें डाल देती हूँ, आप feel free to follow me and you might learn some things that have to do with personal growth and self-awareness through it. आजकल तो मैं active नहीं हूँ, I need to get back to it, but you'll see what's on there. वैसे शुमाइला, ये अफजल साहब ने बाउंड्री सेट कर ली है हमारे साथ कि इन्होंने कैमरे पे सोना है और हर दफा सोते हैं, और हमने भी इसको एक्सेप्ट। सर इतनी सुरीली आवाजों में उनको नींद आ जाती है। मतलब ये है ना कि देखे ना, यही तरीका होता है बाउंड्री सेट करने का। अफजल साहब आखिर पे खुदा हाफिज कहने के लिए थोड़ी देखे ना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब पूरा। अच्छा, मैंने एक ऐसे गाड़ी चलती हुई के साथ सफर किया था जारा, कैन यू बिलीव इट? जी। कोई 40-50 किलोमीटर जो था ना, वो ड्राइवर सो रहा था। तो मैं जब क्या उठा हूं तो मतलब? मैंने फील किया कि ड्राइवर सो रहा है। मैंने साथ वाले से पूछा, यार ये सो रहे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं? उन्होंने कहा ये तो बड़ी देर से सो रहे हैं। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो सोते सोते वो टोवर्ड एक्सिंग से फैसलाबाद पहुंचे थे। तो मैंने वो टेक्निक समझने में इंटरेस्ट जनरेट कर लिया कि यार ये सोते हुए कैसे गाड़ी चलाते हैं। जैसे आजकल मैं अफजल साहब को आंखें देखता खुली हूँ, नहीं नहीं, वो सोते थे। आंखें खुल वो के वो जो कंडक्टर था ना, उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन बड़ी परफेक्ट थी। वो जोर से हाथ मारता था, किसी को उतारना है तो वो थोड़ी सी आंख खोल के ब्रेक लगाते थे, और फिर वो हाथ What? मारता था कि वो चल पड़े, फिर सो जाते। तो Oh my इसी तरह gosh, that is so sweet. इनकी practice हो गई है। तो दिस इज हाउ यू कैन सेट योर बाउंड्रीज के भाई ठीक है, मुझे आना है, मुझे बैठना है, खुद सर इस सोना है। तरह की वीडियोस भी इंटरनेट पे, इस तरह की वीडियोस भी आए कि ड्राइवर सो रहा है और गाड़ी चल रही है, और पाकिस्तान में ये होता है। जैसे वो हमारे बड़ा सेशन मजे। लास्ट वाले में ड्राइवर सो रहा था। हाँ, मैंने उसे कहा उतरते हुए, जारा ड्राइवर को मैंने कहा बहुत सर शुक्रिया इसी वजह से सोचता था। दूसरा मेरा एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि सोते हुए ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाते हैं। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। मैंने सुना था लोगों से कि ट्रक ड्राइवर अक्सर सोए होते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो आज मैंने खुद देख लिया कि यार ये कैसे चलाते हैं। तो बड़ा कमाल का आप एक्सपीरियंस था। लोग, this is wild जो आप लोग बात कर रहे हैं. This is the type of thing where it's like only in Pakistan, because जो आप explain कर रहे हैं, मेरा जहन comprehend भी नहीं कर पा रहा, और आप लोग ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं कि ये तो एक चीज है, ये तो फिनोमेनॉन है, ये होता है पाकिस्तान में. अच्छा जरा, मेरे एक दोस्त हैं यूके में, वो गुजर खान से हैं। वो उनके वालिद जो थे उन्होंने यहाँ से माइग्रेट किया था, तो वो वहीं पे पैदा हुए थे। उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो उस पे मौजूद भी है हमारे जो अ, उसमें है चैनल में। तो उन्होंने एक बड़ी मुझे मुझे हैरत हुई थी, जिस तरह अभी आप बात कर रही। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार मुझे जब मैं आता हूँ ना इंडिया और पाकिस्तान, मुझे यहाँ की ट्रैफिक बहुत मजे की लगती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस ट्रैफिक से जिससे हम बहुत तंग हैं, ये कह रहे हैं यार ये बड़ी मजे की लगती है। मैंने कहा वो क्यों? कहते यार बड़ी लाइवली है, बड़ी वाइब्रेंट है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं चूंकि आर्टिस्ट हूँ तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई इतना डिसिप्लिन हो कि बड़ा बोरिंग हो जाए। तो मैं शुरू से वहां रहा हूँ तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये कल्चरल वेरिएशंस जो हैं ये भी इंटरेस्टिंग होती हैं। नहीं, ये बात तो है, लेकिन सोना पे मेरी लिमिट आ जाएगी. मेरे ड्राइवर को आंखें खुली रखनी है. हाँ, दैट वुड बी ऐसा माय बेयर रिक्वायरमेंट. मुझे डर लगा था शुरू तो में, आई लेकिन थिंक अब आज अगर मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी पाकिस्तान में, आई थिंक अब मैं आंख बंदे की चेक करी होंगी कि खुली हुई है कि बंद. अच्छा उसमें ज़ारा वो बात आप सही कह रही, डर मुझे भी लगा था, लेकिन वो मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि क्यूरियोसिटी समटाइम्स आपके फियर को भी ओवरकम करती। कि मैं इतना क्यूरियस था कि यार समझूं तो सही ये चला कैसे रहा है। तो मेरा ख्याल वैसे शुरू में ये था कि जब मैं समझ लूंगा मैं इसको रोक दूंगा, लेकिन फिर मेरा कंफर्ट भी डेवलप हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, बस चला रहा है ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो ठीक, करने दो, जब होगा देखा जाएगा। तो मैं उसके साथ चलता रहा। जब होगा तो आप ऊपर अल्लाह मियां के पास बैठे हुए होंगे. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ रिस्क आई वुड बी विलिंग टू टेक. नहीं, उसने अच्छा वो स्पीड उनकी नींद, मैनेजेबल सर उनकी या नींद थोड़ी। अफजल साहब जैसी होती है ना, एक आवाज से तो उठ जाते हैं। उनकी नींद हाँ भी जैसे अफजल साहब जैसी होती है ना। आपने आप जारा जो आप बता रही थी कि आपको एग्जाम्पल सेट करनी है ना, तो वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। उन्होंने रखा हुआ है कि ठीक है यार आपकी इतनी बात मैं सुनूंगा, बाकी मैंने नींद पूरी करनी है। अब बाकी ठीक है, इट्स ओके, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं रेगुलर हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। एनकरेज भी करते हैं सबको, हाँ. नए members, सबसे हाँ. पहले अफजल। तो आखिर पे मुस्कुराएंगे, अल्लाह हाफिज करेंगे और फिर हम रुक सकते हैं। तो ये मजे की चीज है, जबरदस्त। अच्छा.
सर नींद पे इख्तियार नहीं है उनके, आप अब इतना भी ना नहीं चले खींचे यार, नींद को। ऐसे ही मैंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लिया। देखिए वो बड़े खुशगवार आदमी है, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो किसी और ने कोई बात करनी है तो करें, बाकी वरना तो हमने कंक्लूड कर लिया। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इसको रिव्यू भी किया। तो कोई बात ऐसे ही आप करना चाहें Yeah, तो बस। I have a जी question. Actually, किसी ने वो chat में पूछा if I have a YouTube channel, उससे मुझे याद आया something I've been thinking about for some time, जिसका मेरे पास कोई वक्त नहीं है करने का। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं किस तरह से पाकिस्तान में to reach my eastern audience, तो मैंने सोचा था कि what would it be like अगर मैं 5 या 10 मिनट या शायद उससे भी कम के YouTube एपिसोड्स बनाऊं, बिल्कुल ठीक। बेसिक मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट्स के, बिल्कुल आम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। मे बी दैट्स अ वे आई कुड रीच पीपल इन पाकिस्तान, द एवरेज person who's sitting in the living room in a Karachi household, like if they could come across my YouTube channel and learn हाँ something in just 5 minutes, very basic। तो ये मैंने सोचा हुआ है, वक्त अभी बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह कभी कर लूंगी एक दिन। But is this something that are people in Pakistan interested and open-minded enough to want to consume this type of content? आप लोग को क्या लगता है? Will this be something worth putting my time into? मिलेनियल्स कर लेंगे, बूमर्स है नहीं करेंगे। क्या Boomers क्या पे तो मेरी होप ही नहीं है, like zero hope। होप तो है हाँ millennials और आगे की, तो it would हाँ, be people मिलेनियल्स like you, बेचारे for बहुत example। तड़प रहे हैं, वो कर लेंगे। अच्छा, ये मीना मीना आप सवाल भी कुछ करना चाह रही थी, वो भी पूछ लो बेटा। नहीं, सवाल एज सच नहीं था, मैं बस ये अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगी थी कि ये जो ना करने वाला प्रॉब्लम है ना, ये मुझे भी हुआ था। और यहाँ आके मैंने देखा कि यार ये बाकी सारी अवाम जो यूरोपियंस हैं, इनको तो कोई टेंशन नहीं हो रही है, तो सीधा सीधा मुंह पे बोल रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, और वो सोच भी नहीं रहे कि अगला कैसे सोचेगा। तो फिर मैंने भी थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा यार ये वाला तरीका ठीक है, मैं भी कह के देख लेती हूँ कि क्या होगा। तो हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए कि अगर आप बोल दो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। मैंने बल्कि अपनी मैनेजर को कहा, मैंने कहा कि यार देखो, तुम 2 दफा मुझे कहोगी ना, आई विल से यस, क्योंकि मेरा मसला है, तो मेरा मसला समझो। समटाइम्स आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट, और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम वो काम ना करें। तो उसने कहा, उसने मेरा प्रॉब्लम समझ लिया कि अच्छा अगर मैं एक दफा नहीं कह रही हूँ तो वो मुझे पुश नहीं करती, तो मुझे कहती है कि अच्छा यार चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक सही या किसी और दिन ठीक, दोबारा से नहीं बोलती। तो ना करने के Yeah. फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान कम है। एग्जैक्टली हम अक्सर अपने हम खुद डर रहे होते हैं ना कि पता नहीं क्या करेगा दूसरा बंदा, क्या बोलेगा। एंड अगेन बिकॉज हमने सीखा हुआ नहीं है कि एक्चुअली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं अगर आप एक तमीज से ना बोल दो। और आपने समीन, आपने एक ऑप्शन देखा, राइट? आपने अपने आप को पहले ही नहीं बोल दिया कि नहीं ऑप्शन ही नहीं है, मुझे करना होगा। आपने कुछ ऑप्शंस देखे कि नहीं पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि मैं बात कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो ये कभी भी आप लोग अपने लिए ऑप्शन ना बंद कर दें कि ऑप्शन ही नहीं है, बस ये करना है, बिकॉज आपने अपने आप को पे कंप्लीटली लिमिट कर लिया और बंद कर लिया उस केज में। ऑलवेज नो यू हैव ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस कम विद कॉन्सिक्वेंसेस, कुड बी गुड कुड बी बैड। पहले से अपने आप को नहीं बोल दें कि ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फिर तो कुछ भी और यार ये किसका माइक है? ये जो समीन है, आप जानती हैं इसको, कौन है ये आपका नहीं। सेशन सुनने के लिए आई है 1.5 साल के बाद। लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी। समीन मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, मुझे शक्ल नहीं नजर आ रही। शक्ल उसने उसको कहा भी था, पता नहीं कहाँ पे है, शायद ऑफिस में है या रास्ते में है, तो उसने कहा कि नहीं मैं आज ऐसे अच्छा ही हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और समीन का that was मसला nice। समीन का मसला हाँ नहीं है। समीन तो कोई काम करना भी हो ना, ना से ही शुरू करती है। इतनी इसने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो इसको कोई इन प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में दैट वर्क क्योंकि वहां पे तो वरना फिर लोग सवार ही हो जाते हैं ना, अगर आप हाँ कर रहे हो तो आई वुड स्टार्ट विद नो, एंड देन हाँ, लाइक अ मे बी, एंड देन अ यस। लेकिन शुरू में यस अगर कर दिया तो वो तो फिर कहेंगे कि अच्छा यार अब सारा कुछ तुम ही करो, मतलब इसने बड़ा अच्छा यू नो। डिकोड किया हुआ है यहाँ के कल्चर को, तो उसको शुरू से ही बचपन से ही ऐसी है ये, तो इसका कोई मसला नहीं। So maybe that is what it needs to be in an Eastern culture. Is you start with a no, then you go to a maybe, and then you go to a yes. Maybe वहाँ पे उल्टा करना है हमें, पाकिस्तान में उल्टी स्ट्रैटेजी चलानी है। बल्कि नौजवानों के लिए अगला समीन से सेशन करवाते हैं मेरा ख्याल है।
जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसके साथ। तो जनाब बहुत शुक्रिया ज़ारा, बड़ा मजा आया। वो आपकी एक बहन है कराची में, उन्होंने बड़ा हेल्प किया मुझे थ्रू आउट बड़े सालों से। वो बहुत अच्छी हैं। अब मैं जा रहा हूँ कराची तो उनसे मिलूंगा अब अगर वो कब हुई। जा रहे हैं आप? मैं जुलाई में। वो कह अच्छा, रही वो थी मैंने हज के जा रहे तो अगर मैं हुई तो फिर जरूर मिलूंगी। हैं। Yeah, she's going for Hajj, so I don't know, but I think वो जून की डेट से, not July, so I think she'll be back by then. उन्होंने भी शायद आपके साथ कुछ किया था, right? I think you asked her once to नहीं, उनके साथ present on कभी मैं something. मतलब वो कहती हैं मतलब कभी मैं इस्लामाबाद आऊंगी तो वहां बैठ के करेंगे। तो अच्छा अच्छा। करते हैं उनके साथ। तो हाँ, ठीक है जनाब, जरूर। बहुत शुक्रिया। सबका शुक्रिया, बहुत मजा आया एज यूजुअल। तो अब आप ये बताइए कि अगली दफा कब हम आपको छेड़ सकते हैं। आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं छेड़ा जब आपने कहा कि ये मैं आई एम नॉट अवेलेबल। हाँ, मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली थी कि 1 साल तक मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। नहीं, आप मुझे मैसेज करें जब भी आपको कोई ज़रूरत हो किसी स्पीकर की, ठीक या कोई टॉपिक बहुत कोई इंटरेस्ट ठीक दिखा रहा है। अगर मैं कर ठीक, सकी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, नहीं कर सकी तो मैं आपको नो बोल दूंगी और बता दूंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ठीक वेरी है। मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सारा, चलें, अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू यू। टू एवरीवन। थैंक यू अल्लाह जिन्होंने भी आज की टॉक सुनी और सवाल पूछे। थैंक यू सो मच फॉर योर एंगेजमेंट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।